स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 4:30 बजने वाले हैं। वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। तो बात पहले करेंगे गैरसैंण की। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। तो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ई विधानसभा के लिए फाइबर लाइन बिछाई जाएगी। देहरादून से गैरसैंण तक करीब फाइबर लाइन बिछाने में 27 करोड़ का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है और ऐसे में पारदर्शिता रखने और फिजूल खर्ची कम करने के लिए ई विधानसभा बनाई जाएगी और इसकी कनेक्टिविटी के लिहाज से ही फाइबर लाइन बिछाई जाएगी। तो गैरसैंण को लेकर एक और कदम जो सरकार की तरफ से उठाया गया है। मैंने बताया जैसे कि विधानसभा जब शिफ्ट होती है तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। जम्मू कश्मीर का मुझे बताया गया कि 200 करोड़ रुपया उस पर खर्चा होता है। तो एक अनुमान के तहत जब हम एक डेडिकेटेड केवल ई विधानसभा के लिए करेंगे तो अनुमान के तहत उस पर 27 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। तमाम जो आने जाने में जो खर्चा होता है, समय लगता है, उसकी बचत होती है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत कम खर्चा है अगर हम देखें। और उधर कांग्रेस की बात करें तो लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ को लेकर राज्य में कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। हालांकि उससे पहले करीब किलोमीटर पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया था। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस भवन से निकले कार्यकर्ताओं का जुलूस राजभवन के लिए निकला, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह के नियम नहीं पालन किए गए। और ये देखिए, मास्क किसी के चेहरे पे थे, किसी के नहीं थे, लेकिन एक जो दूरी है उसका कहीं कोई ख्याल नहीं था। बहरहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते रहे। एक तरफ देश में कोविड का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ को लेकर हो रहा है, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह यहाँ मौजूद है और लगातार वो उनके आसपास लोग जिस तरीके से घेरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोविड के जो नियम हैं जिसमें कहा गया था कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है। जत्थे के तौर पे यहाँ पे चल रहे हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ बनाए रखे हुए हैं और एक जो गैप होता है वो नहीं दिया गया। तो शायद कांग्रेस को कोरोना का संक्रमण का खतरा कम है और उसे अपनी राजनीति जरूर यहाँ पर चमकानी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा की तरफ निशाना दे रहा है। अगर इसमें से कोई एक कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो कहीं ना कहीं ये पूरे देहरादून के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। तो राजभवन का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रोक लिया और इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। और पुलिस जो थी वो पीपीई किट में थी और वो कोशिश कर रही थी लोगों को रोकने की। इस दौरान जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी अलग अलग राज्यों में लगातार जनप्रतिनिधियों को खरीदने का काम कर रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में आ गया है और तभी कांग्रेस को ये यात्रा निकालनी पड़ रही है। तो वही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती और लगातार जो भी लोकतंत्र के नियम है, जो भी भावनाएं हैं, उनसे खिलवाड़ कर रही है। जो आज सत्ता में हैं केंद्र में, उनका लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है और राजस्थान के अंदर बहुत नग्न तरीके से, निर्मम तरीके से सभी संवैधानिक परंपराओं की हत्या की जा रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यों में जो कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकारें हैं उनको लगातार गिराने का काम किया जा रहा है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर प्रहार है। आप देख लीजिए, गोवा के अंदर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था, लेकिन सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। तो अच्छी बात है कि विपक्ष सड़कों पर है, लेकिन ये कोरोना काल है तो नियमों का भी ध्यान यहां पर जरूर रखना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे। राज्य में जंगली जानवरों का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, इंसान इसका शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी नया कदम उठाया गया है कि जो भी ग्राम पंचायतें हैं वहां भी अब स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। तो अमूमन हम देखते हैं कि जो शहरी इलाके हैं वहीं स्ट्रीट लाइट रहती हैं, लेकिन अब राज्य की 7,791 ग्राम पंचायतों में से हर एक गांव में 50-50 स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी गांव में जब स्ट्रीट लाइट लग जाएंगे तो जो भी जंगली जानवर, अमूमन ऐसा ही होता है कि जो रोशनी होती है, जो उजाला होता है, उससे थोड़ा दूर रहते हैं, तो ऐसे में इंसान और जानवरों का आमना सामना कम होगा और दोनों की जिंदगी बच जाएगी।
एनिमल जो लड़ाई है वो बढ़ी है और उसका समय सामान्यतः शाम का या रात का समय होता है जब पशु अटैक करते हैं। इसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम पूरे राज्य के गाँवों में हम वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। स्ट्रीट लाइट लगाने से हमको लगता है कि ये कंट्रास्ट ह्यूमन एनिमल का ये। और नारी निकेतन में देहरादून में जो रेप का मामला हुआ है उसमें एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नारी निकेतन से जो फरार बच्ची थी उससे रेप हुआ था और पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची कुछ दिन पहले बिहार से देहरादून पहुंची थी, जिसको कोतवाली पुलिस ने नाबालिग होने की वजह से नारी निकेतन में क्वारंटीन के लिए भेजा था, लेकिन वो बच्ची वहां से मौका देखकर भाग गई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने बच्ची को खोजने की कोशिश की और 2 दिन के बाद हर्रावाला रेलवे स्टेशन से मिली। लेकिन बच्ची ने पुलिस को इन 2 दिनों की जो कहानी बताई तो उससे पुलिस भी सिहर गई। अनजान युवक ने उसके साथ रेप किया था और इसके बाद कार्रवाई लगातार हो रही थी, तो एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये खबरें कोई पहली नहीं है, चाहे हम देहरादून के नारी निकेतन की बात करें, राज्य के कहीं और नारी निकेतन की बात करें या देश के किसी और प्रदेश की बात करें, तो ऐसे में यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसे एक बच्ची वहां से भाग गई। जब हमारी टीम यहाँ का रियलिटी चेक करने पहुंची तो वाकई में जो हकीकत थी वो बता रही थी कि यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कितने ज्यादा खतरे में है। ना तो गेट पर कोई गार्ड मिला, ना ही किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी। तो शुक्रवार को ही जो एक घटना सामने आई उसके बाद भी यहाँ हालात बता रहे थे कि दरअसल किसी को परवाह ही नहीं है और हालात इतने ज्यादा खराब है कि कोई भी कभी भी अंदर आ सकता है और कोई भी कभी भी यहाँ से बाहर जा सकता है। हम प्रत्येक वहाँ पर नारी निकेतन में जो बालिकाएं रह रही हैं, चाहे वो किसी केस के तहत रह रही हैं या अपने किसी व्यथा के तहत रहती हैं, तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि जैसे आपका कोर्ट का निस्तारण होगा निश्चित रूप से वो घर भेजे जाते हैं। हमने घर भेजे भी है, लेकिन कभी कभी जो है चंचल मन के कारण या विक्षिप्त मन के कारण ऐसे कदम उठ जाते हैं। लेकिन विभाग फिर से उनकी लगातार काउंसलिंग करके उनको समझाने का प्रयास करता है और प्रयास ये करता है कि इस तरह की परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न ना हो। देहरादून के केदारपुरम का बालिका सदन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक बच्ची यहां से भाग जाती है और उसके साथ रेप हो जाता है। 2 दिन बाद पुलिस को जब वो बच्ची मिलती है तो बताया जाता है कि उसके साथ दुराचार हो गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि 2018 से अगर देखा जाए हर साल एक ना एक घटना यहाँ पर सामने आई है जब कोई बच्चा या फिर नारी जो है वो इस निकेतन से भाग गई हो। अब ये क्वारंटीन सेंटर के तौर पर यहाँ पर इस वेटिंग रूम को बनाया गया है, जिसका जनवरी में ही उद्घाटन किया गया था महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा। लेकिन यहाँ पर किस तरह के इंतजाम है, इसी सदन से, इसी वेटिंग रूम से वो बच्ची जो है वो यहाँ पर गई थी। कोई पुलिस वाला आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, सुरक्षा कोई इंतजाम आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। गेट जो मेन है वहां पर भी किसी तरह का कोई गार्ड आपको मौजूद नजर नहीं आएगा। जबकि यहाँ पास में ही जे बोर्ड है जहां पर उन बच्चों को लाया जाता है जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनको बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। वो भी किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहां पर भी कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, कोई पुलिसकर्मी आपको मौजूद यहाँ पर नजर नहीं आने वाला है। वेटिंग रूम भी यहाँ पर किस तरह से तस्वीर है वो भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से सुरक्षा पर सवाल नारी निकेतन बालिका सदन पर उठ खड़े हुए हैं, जब यहाँ पर चेकिंग के लिए आपको एक भी व्यक्ति मौजूद नजर नहीं आने वाला है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर है हरिद्वार से, जहां कुछ दिन पहले बीजेपी की महिला पार्षद के पति ने एक शख्स के साथ मारपीट की थी और अभी मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। पहले तो कई समाजसेवी संगठन इसके विरोध में सामने आए और अब साधु संत भी पीड़ित अधीर कौशिक के समर्थन में आ गए हैं। संतों ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की मांग की है। अभद्रता इस पुण्य क्षेत्र हरिद्वार में हुई है, जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अधीर कौशिक जी के ऊपर जो आत्मघाती हमला हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा वर्तमान उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी से कहना है कि वो अपने व्यक्ति से माफ़ी मंगवाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हादसे भी लगातार राज्य में हो रहे। विकासनगर से खबर है, जहां टोंस नदी में एक पिकअप वाहन गिर गया, एक को तो बचा लिया गया जबकि दूसरे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम दूसरे व्यक्ति की तलाश में जुटी है। तो कालसी इलाके में हरिपुर त्यूणी मार्ग पर लालढांग के पास
ये हादसा हुआ, एक शख्स को बचाया गया है, लेकिन क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इन दिनों नदियों में बढ़ा हुआ है तो देखिए टीम जो है वो लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरे शख्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और वही विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लखवाड़ बैंड के पास एक और पिकअप वाहन मलबे की चपेट में आ गया था। यहाँ जो ड्राइवर था उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वक्त रहते गाड़ी से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल अब यहाँ से मलबा भी हटाकर जो भी यातायात है उसको बहाल कर दिया गया है और किसी तरह का अवरोध अब इस रास्ते में नहीं है। और वहीं विकासनगर में काशी चक्राता मार्ग में मलबा आने के बाद ये रास्ता बंद हो गया। जजरेट की पहाड़ियां जो हर साल इसी तरह मलबे के साथ नीचे आती हैं और मुसीबत का सबब बन जाती हैं, तो देखिए और ये रास्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जौनसार बाबर अगर उस तरफ आप जाएंगे चक्राता की तरफ ऊपर की तरफ तो यही एक मार्ग रास्ता बचता है, लेकिन जो जजरेट की पहाड़ियां हैं ये लगातार गिरती हैं इसी तरह हर साल, और इस बार भी करीब 6 संपर्क मार्ग जो हैं वो बाधित हो गए हैं, लोग फंसे हुए हैं और PWD कोशिश कर रहा है लगातार रास्ते को खोलने की। तो देखिए क्योंकि लोग ऐसी जगह फंसे कि जहां से ना तो पीछे लौट सकते हैं ना आगे को आ सकते हैं, क्योंकि बहुत चौड़ी सड़कें होती नहीं है, तो ऐसे में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और पिथौरागढ़ में भी लगातार आसमानी आफत जारी है। बंगापानी तहसील में इसी तरह से एक मकान पूरी तरह मलबे की चपेट में आ गया। तो धामी गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक मकान जमींदोज हो गया और 2 लोग दफन हो गए, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे का कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो इंसानों के अलावा कई सारे मवेशी भी हैं जो इस मलबे में दबे हैं। SDRF के अलावा रेगुलर और राजस्व की टीम भी है और स्थानीय लोग भी हैं जो लगातार मलबे को हटाकर उस शख्स को ढूंढने का काम करें, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है तो आप देखिए उम्मीदें कितनी ज्यादा धूमिल होती जा रही हैं। वहीं तेजम के गुटी गांव में एक महिला की मौत हो गई। दरअसल एक पहाड़ी से बड़ा पत्थर आया, बोल्डर आया और उसकी चपेट में आने से ही महिला की जान चली गई। और अब आपको हम बांसबगड़ की भुजगाड़ नदी का वीडियो दिखाते हैं और देखिए जरा कैसे खौफनाक बहाव में ऐसे लग रहा है नदी मानो जो कुछ भी उसके रास्ते में आ रहा है वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। तो भुजगाड़ में दोनों ओर से भारी कटान हो रहा है। जो पहाड़ी है, जो पेड़ हैं, मिट्टी गीले होते होते यहाँ पर इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि हर कुछ इस नदी के चपेट में आकर आगे बह रहा है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ये पेड़ भी है और कुछ निर्माण भी दिख रहा है जो इस नदी में समा गए और नदी के साथ बहते चले गए। तो पानी इसी तरह की तबाही उत्तराखंड में मचा रही है। देखिए तस्वीर। तो आपदा लगातार आ रही है और पिथौरागढ़ के ADM RD पालीवाल इस दौरान जबकि वो जायजा लेने गए थे जहां जहां इस तरह का भूस्खलन हुआ है, वो बाल बाल बच गए। तस्वीर देखिए जरा, वाकई में रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है। तो असल में पालीवाल चीन सीमा पर बसे धापा गांव में जो भी आपदा के राहत के कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लेकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में भूस्खलन हुआ। जो लैंडस्लाइड जोन है जब उसे पार कर रहे थे ठीक उसी वक्त उनके ऊपर से भारी बोल्डर आ गया। तो ये देखिए आप, क्योंकि दूर से तस्वीर तो आपको इसके आकार का अंदाजा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसकी कहते हैं कि अगर छू के भी किसी को गुजर जाए, अगर पहाड़ी से कोई पत्थर गिर कर आ रहा है तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। तो किस्मत अच्छी थी कि ADM और भारी बोल्डर के बीच बहुत बिल्कुल कहें कि माइन्यूट दूरी थी, वो किस्मत ही थी कि वो बच गए। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। उधर चमोली में गौचर ITBP के नजदीक डाटपुल के पास चट्टान मलबा गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। रविवार देर शाम अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा हाईवे में आ गया और इससे ये बंद हो गया। तो देर रात हल्के वाहनों के लिए इसे खोला जा सका, लेकिन पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। अभी पीपलकोटी और भनेर पानी के नजदीक हाईवे बंद हो गया था, जिसे अभी फिलहाल कुछ देर पहले ही खोला गया है। तो देखिए जरा, जो पहाड़ गर्मियों में हम सबको ऐसा लगता है मानो अपनी तरफ बुला रहे हैं, लेकिन बड़ा ही उनका विकराल रूप बरसात में देखने को मिलता है। जब पूरा मलबा पहाड़ से आता है तो समझ नहीं आता कि आखिर इसकी चपेट में कोई आएगा तो उसका क्या हाल होगा। ये देखिए, ऐसे ही अगर आप रास्ता साफ भी कर रहे हैं तो फिर से मलबा कब ऊपर से आ जाए तो इसका कोई अंदाजा नहीं होता। ये देखिए, बहुत ही भारी मात्रा में मलबा आया, जिसके बाद हल्के वाहनों के लिए ही अभी तक इस रास्ते को खोला जा सका है।
और इन सब के बीच चिंताजनक खबर ये कि मौसम विज्ञान केंद्र कह रहा है कि 28 जुलाई और 29 जुलाई को राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में भारी बारिश होने वाली है और फिलहाल इस अलर्ट को देखते हुए आपदा कंट्रोल रूम को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और सभी तैयारी पुख्ता कर ली है। अगर राज्य में बारिश की वजह से सड़कों की मौजूदा स्थिति की बात करें तो प्रदेश में इस वक्त करीब 50 सड़कें ऐसी हैं जो मलबा आने के कारण बंद हैं, जिसमें कई स्टेट हाईवे हैं तो कई नेशनल हाईवे हैं। ऐसे में अब अलर्ट 28 और 29 यानी कि अगले 2 दिन का जो और ज्यादा मुसीबत लेकर आने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियां हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ विसर्जित की गई। अस्थि विसर्जन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, भूमि पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ महाराज समेत उनके परिजन मौजूद रहे। लालजी टंडन के पुत्र सुबोध टंडन ने उनका अस्थि प्रवाह कर्म किया। इस दौरान उनके पारिवारिक तीर्थ पुरोहित पंडित शैलेश मोहन ने उनकी जो अस्थि कलश है उसे विसर्जन किया, उनकी आत्मा की शांति की कामना की। हरिद्वार में संतों ने रेत और गंगा जल भरे कलश के साथ हर की पैड़ी स्थित ब्रह्म कुंड पर गंगा पूजा और गंगा की आरती की। इस दौरान हिंदुओं की भावना पूरी के साथ ही देश के राम राज्य स्थापना की भी कामना की गई। रेत और गंगा जल से भरे कलश विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सौंपे गए हैं। दरअसल 2 अगस्त को हरिद्वार से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रेत और गंगा जल से भरे कलश लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। तो वहां जब भूमि पूजन होना है तो वहां इनका प्रयोग किया जाएगा। हिंदुओं की भावना पूरी होने जा रही और राम राज्य की स्थापना होने जा रही और राम जैसे सबको लेके चलते थे तैसे ही राम मंदिर के बाद सारे समाज मिलकर इस देश का काम करेंगे। तो पूरे भारतवर्ष से माँ गंगा का जल, पूरे सभी तीर्थों की मट्टी, सभी तीर्थों का जल सब सम्मिलित होकर के वहाँ पूजा में लगेगा और जिससे पूरे भारत की आस्था उस राम मंदिर में और प्रबल होगी। 1 अगस्त को बकरीद है, लेकिन हर त्योहार की तरह बकरीद पर भी कोरोना का असर पड़ेगा और फिलहाल महामारी को देखते हुए ये निर्णय हुआ है कि मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी और शहर में जो सजने वाली बकरा मंडी है वो भी फिलहाल नहीं लगेंगी। तो ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एसपी देहात का कहना है कि संबंध में सभी अधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दे दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और जो धर्मगुरु हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उसके बाद लोगों को समझाया जाएगा कि सामूहिक रूप से नहीं बल्कि अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा की जाए। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए यह आवश्यक है कि सामूहिक रूप से नमाज अदा न की जाए। लोग घरों में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए नमाज अदा करें। साथ ही बकरा मंडी आदि जैसी चीज़ें अमल में नहीं आए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की साल 2020 का परीक्षा फल 29 जुलाई को घोषित किया जाना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। बोर्ड अधिकारियोों की अगर माने तो परीक्षा के जो परिणाम हैं उस दौरान कोविड-19 के लिए जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरा पालन किया जाएगा। इस बार परीक्षाओं में करीब 2,71,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे और ये परिणाम शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मौजूदगी में जारी होने वाले हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम हम 29 जुलाई को परिषद के एनेक्सी सभागार में करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति यहाँ पे रहेगी। साथ में हमारी बोर्ड के चेयरमैन साहब भी। देहरादून समेत ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर समेत उत्तराखंड के 7 शहर जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाओं से जुड़ गए हैं। कंपनी ने बताया कि पंतनगर और काशीपुर इस लिस्ट में सबसे नए नाम हैं। लॉकडाउन के बीच फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड की बढ़ती मांग को देखते हुए रिलायंस जियो ने उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में ब्रॉडबैंड सर्विस के विस्तार की योजना शुरू की है और जल्द ही राज्य के जो बाकी शहर है वहां भी इसे लॉन्च किया जाएगा। जियो फाइबर 100 MBPS से 1 GB तक का डेटा स्पीड ऑफर करता है। तो अपनी तेज स्पीड की वजह से कॉर्पोरेट्स, मध्यम और लघु उद्योगों के साथ जो सरकारी दफ्तर हैं उनकी भी खास पसंद बनकर उभरा है। उत्तराखंड में भी जियो फाइबर के अन्य ऑपरेटर्स की तुलना में कहीं ज्यादा कनेक्शन है।
टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से बातचीत की, जिसमें पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व मंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो कांग्रेसियों ने इस दौरान शिकायत तो की, लेकिन कोरोना के नियम यहां भी फॉलो नहीं किए गए। प्रशासन पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं और जो प्रवासी लौटे हैं अपने अपने घरों को, उन्हें बस बात तो हो रही है लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और अगर किसी को काम लेना है तो उसको उसके लिए बीजेपी नेताओं की सिफारिश लगानी पड़ रही है। जो सत्ता में जो पार्टी है उसके लोगों की कहने पर जो है वो काम होंगे। कहीं कोई लग रहा है तो पता चले कि साहब जो है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, और उन्हीं लोगों को जो है, अरे भाई इस प्रदेश में सबका प्रदेश है, खाली एक पार्टी का प्रदेश नहीं है। उधर अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल ये लोग मेडिकल कॉलेज, साइंस सिटी पार्क, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट नहीं बनने से नाराज थे। तो डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार ने सभी काम पूरी तरह से ठप कर दिए हैं और कोई भी योजना जो कांग्रेस के कार्यकाल में भी शुरू हुई थी उसके लिए बजट तक आवंटित नहीं कर रही है, जिससे लोगों में सरकार को लेकर भारी नाराजगी है। और इस दौरान कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जो भी सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी बदहाली का विरोध भी कांग्रेस ने किया और पिथौरागढ़ में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिले में लॉकडाउन के बाद 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर और गांव लौटे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कोरोना के सेंटर्स हैं उनकी हालत बेहद खराब है। अधिकांश कोरोना सेंटर्स में ना तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था है, ना ही पीने तक का साफ पानी लोगों को वहां पर मिल रहा है। उधर श्रीनगर नगर महापालिका के खिलाफ टिहरी जिला क्षेत्र की जनता ने तीखे विरोध प्रदर्शन के बाद अब जनप्रतिनिधि इस मामले में बंटते नजर आ रहे हैं। राज्य मंत्री धन सिंह रावत की पहल पर प्रस्तावित श्रीनगर नगर महापालिका के मामले पर जहां विरोध कर रही क्षेत्रीय जनता किसी भी सूरत में इसे ना बनने देने की ठान चुकी है, वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए जनप्रतिनिधि भी अपने सुर अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गढ़वाल सांसद इस पूरे मामले पर जहां जनभावनाओं की बात कहते हुए मामले को टालते नजर आए, तो विधायक और राज्य मंत्री धन सिंह रावत आम राय की बात तो कह रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका की पैरवी करना भी नहीं भूले। यदि हम नगर पालिका श्रीनगर में मिलाए जाते हैं तो प्रशासनिक दृष्टि से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए जो है हम इसका घोर विरोध करते हैं और घोर भर्त्सना करते हैं। इसके लिए चाहे हमको कोई भी बलि देने पड़े। देखिए, जन भावना का आदर करना चाहिए। मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जनमानस को देखते हुए, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जनता सर्वोपरि है। मुझे लगता है कि इसमें अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी है और सब लोगों से बातचीत करके ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जब कोई भी नगर पालिका महानगर का स्वरूप लेती है तो लगभग 10 गुना ज़्यादा बजट उस महापालिका को मिलता है। अगर ध्येय अच्छा हो तो सब काम संभव हो जाते हैं। चलिए, इन सब के बीच नई टिहरी नगर पालिका जीरो वेस्ट के तहत अब शहर में ही खाद बना रही है। तो अब जो भी पार्क हैं शहर के, वहीं इन खाद का इस्तेमाल किया जाएगा। नई टिहरी पालिका द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर 12 पिट बनाए गए हैं और जीरो वेस्ट के तहत शहर की जो भी सब्जी है, बचा खुचा खाना है, फलों के छिलके हैं या जो भी कूड़ा करकट है जैविक, तो उसे इन पिटों में डाला जाता है और उसके बाद खाद तैयार होगी। पालिका के अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर का सौंदर्यीकरण तो होगा ही, साथ ही एक कचरे का जो निस्तारण है उसका भी बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। तो इन तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही। शाम 7:27 पर फिर होगी आपसे मुलाकात।